हल से उत्तर, झर का विकल्प से लोप होता है। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय संधि प्रकरण में हल संधि के भेद जसत्व संधि के तोरली नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने जसत्व संधि के बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों के अर्थों को उदाहरणों के रूप में समझाकर आपको समझाने का प्रयत्न किया था। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों को समझ में आया। आज हम तोरली नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। आइए अधिक समय न लेते हुए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। तोरली क्या कहता है? तवर्गस्य लकारे परे प्रसवर्ण है, अर्थात लकार परे रहते तवर्ग के स्थान पर परसवर्ण आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परसवर्ण है। उदाहरण क्या है? तल्लय विद्वान लिखति। ठीक है। एक और विषय आता है इसी में, नस्यानुनासिको लह। क्या आता है? नस्यानुनासिको लह। इसके बारे में हम आगे जब उदाहरण को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, सिद्ध करेंगे, उसमें आपको इसका अर्थ समझाएंगे अच्छे से, क्योंकि यहां जो हम बताएंगे वो शायद ना समझ पाए आप, वहां आप जरूर समझ जाएंगे। ठीक है। अब उदाहरण क्या है हमारा? तल्लय। अब तल्लय क्या कहता है? इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो तद प्लस लय। क्या आता है? तद प्लस लय। अब तोरली नियम हमने ऊपर पढ़ा था, लकार परे रहते, अब तद के बाद लकार है, परे रहते तवर्ग के स्थान पर, तवर्ग में त थ द तवर्ग में आता है। ये देखिए तवर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो यहां दिए गए हैं। अब लकार परे रहते तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? पर सवर्ण हो जाएगा। अर्थात जो बाद का अक्षर है, जैसे ल है तो ल भी द के स्थान पर हो जाएगा। अब जब लय द के स्थान पर होगा तो तल प्लस लय ये बनेगा, तद की जगह तल बन गया। ठीक है। तोरली क्या कहता है? सूत्र यही कहता है, सूत्र से तवर्ग के स्थान पर, अर्थात तवर्ग दकार से लकार परे रहते तवर्ग दकार के स्थान में पर सवर्ण अर्थात लकार आदेश हो जाएगा। अब तल प्लस लय हमारा बन गया। हमें बनाना क्या था? तल्लय। अब इन दोनों को मिला देंगे तो तल्लय हमारा रूप बन गया। बन गया ना। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा उदाहरण आता है, विद्वान लिखति। अब इस पे ऊपर अनुनासिक भी लगा हुआ है, ल भी है, लिखति भी है। अब विद्वान लिखति का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? विद्वान प्लस लिखति। अब तोरली नियम यहां पर भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? तोरली क्या कहता है? सूत्र से लकार परे रहते तवर्ग नकार के स्थान पर परसवर्ण अर्थात लकार आदेश हो जाए। ठीक है। अब लकार के परे रहते ये तो हो जाएगा। अब तोरली में एक और हमने पढ़ा था ऊपर, हम आपको पुनः दिखाते हैं। नस्यानुनासिको लह, अर्थात लकार जो होगा कहां पर? दूसरे में, विद्वान लिखति में, तो जो अनुनासिक है न, उसको ल के स्थान पर ल बनेगा, अर्थात ल अनुनासिक होगा। वो स्थानांतर में क्या कहता है कि सूत्र से अनुनासिक नकार के स्थान पर अनुनासिक ल होगा। अब जब अनुनासिक ल होगा तो विद्वान ललिति हमारा रूप बन जाएगा, जिस प्रकार हम बनाना चाह रहे थे। बन गया ना। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ नियम आते हैं। उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य। क्या कहता है? उदह परयो स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण है। यहां पर सवर्ण था ऊपर के नियम में, यहां पूर्व सवर्ण है। इनको आगे उदाहरणों के माध्यम से भी समझाएंगे हम आपको। उद उपसर्ग से परे यदि स्था धातु और स्तंभ धातु हो तो स्था और स्तंभ धातुओं के स्थान में पर सवर्ण आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है? पर सवर्ण आदेश हो जाता है। अब जब पर सवर्ण आदेश हो जाएगा तो एक नियम आता है, तस्मादित्युत्तरस्य।
क्या कहता है, पंचमी निर्देशेन क्रियमाण कार्यम वर्णांतरेण व्यवहितस्य परस्य जेयम। अर्थात पंचमी निर्देश से किया जाने वाला कार्य अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पर के स्थान पर होता है। व्यवधान आप समझते हैं ना, रुकावट, उससे अलग पर के स्थान पर अर्थात बाद वाले के स्थान पर होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यह एक परिभाषा सूत्र है और यह परिभाषा सूत्रार्थ प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ये नियम हर स्थान पर पूछा जाता है। तस्माद् इत्युत्तरस्य का उदाहरण क्या है, अर्थ क्या है, क्या कह रहा है। अब जब इस चीज के बारे में आपको पता रहेगा तो इस परिभाषा से यह पता चलता है कि सूत्रों में जहां भी किसी भी पद के साथ पंचमी विभक्ति हो, पंचमी विभक्ति समझते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये 8 प्रकार की विभक्तियां बताई हैं। संबोधन को हम प्रथमा के अनुरूप ही लेते हैं। जिस प्रकार हम शब्द रूप पढ़ते हैं, राम रामौ रामा प्रथमा विभक्ति में आता है, रामम रामौ रामान, ठीक वही चीजें यहां पर ली गई है। पंचमी विभक्ति हो वहां कार्य उस पंचम्यंत पद अर्थात पंचमी विभक्ति अंत में है जिसके, उस पद के अर्थ के उत्तरवर्ती वर्ण अथवा वर्ण समुदाय में होगा। और यदि सरल शब्दों में कहे तो पंचमी का अर्थ होगा से उत्तर, उसके बाद। ठीक है, अब जब से उत्तर आएगा, जैसे हमने ऊपर नियम पढ़ा था, उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य, सूत्र में उदह से पंचमी विभक्ति है जिसका अर्थ उद से है, उद से उत्तर अर्थात उससे अलग है, उससे भिन्न है। पंचमी विभक्ति का अर्थ ही यही है कि अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पतरम पतति, ठीक है ना, वो कहां से आ रहा है, किस नियम का उदाहरण है, किस प्रकार चल रहा है, वो ये यहां चल रहा है। तस्माद् इत्युत्तरस्य, हल संधि में आता है, ये हल संधि के भी जसत्व भेद में आता है। इसका आगे भी उदाहरण मिलेगा आपको। ठीक है, जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है आदे परस्य। क्या नियम आता है, आदे परस्य। क्या कहता है कि परस्य यद विहितम तद तस्यादेर्बोध्यम इति सस्यः, अर्थात परे के स्थान पर विधान किया हुआ कार्य उससे आदि अल के स्थान में होता है। अब प्रश्न उठता है, परे के स्थान पर किया हुआ विधान अर्थात कार्य उसके आदि अल के स्थान पर होता है। अब अल क्या है, अल का प्रश्न उठता ना, अल क्या है। अब अल आपने प्रत्यार सूत्र पढ़े हों, 14 प्रत्यार सूत्र जो माहेश्वर सूत्रों के नाम से भी जाने जाते हैं, अ ई उन से लेके हल तक। तो इसमें अ ई उन के प्रथम अक्षर से अ से लेके और हल के लय तक जितने भी वर्ण आते हैं वो सब अल होते हैं। तो उनमें स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी आते हैं, अर्थात अच भी आते हैं और हल भी आते हैं। ठीक है, तो उनके स्थान पर होगा, अर्थात जितने भी वर्ण हैं संस्कृत भाषा में, अ आ ई स्वर व्यंजन, उन सब के स्थान में होता है ये आदे परस्य कहता है। ठीक है, अब इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक इसकी तालिका दे रखी है, अल प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये देखिए, अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ट नहीं है, ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध स ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प य स स स ह, ये सब वर्ण यहां पर आए हुए हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि प्रत्यार सूत्रों में अ ई उन अणकार भी आता है, जो अंतिम हल है उसकी ईद संज्ञा हुई है। उन वर्णों को यहां पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक आध बार मैंने एक आध अक्षर बोला है यहां पर, उनको थोड़ा सा ध्यान रखें आप। इसमें विशेष क्या बताया है कि परे स्थान पर विधान किया हुआ कार्य उसके आदि अल प्रत्यार, उसके आदि अल प्रत्यार के स्थान में होता है। ठीक है,
इतना समझ में आ गया। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है, आज की वीडियो का अंतिम नियम रहेगा हमारा, झरो झरी सवर्णी। अब इसमें दो प्रत्यार हैं, ठीक है। झरो झरी सवर्णी, हल परस्य झरो लोपः सवर्णे झरी, हल परस्य झरो वा लोपः पर सवर्णे झरी। अब यहां पर एक शब्द आया है, एक वा आया है। वा का मतलब क्या है, आपको पहले भी पिछली कक्षा में भी हमने आपके साथ चर्चा की थी, विकल्प होता है वा का मतलब, अर्थात विकल्प से लोप हो जाएगा। आइए देखते हैं हिंदी में भी इसको। हल से उत्तर, झर का विकल्प से लोप होता है, सवर्ण झर परे रहते। अब सवर्ण झर कौन सा है, सवर्ण किसको कहते हैं, सवर्ण जिनका उच्चारण स्थान समान होता है, जो एक वर्ग के होते हैं, ये चीजें सवर्णी होती हैं। अर्थात व्यंजन के पश्चात झर अर्थात वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण और स है हो, उनसे परे यदि सवर्ण हो तो पूर्व वाले झर का विकल्प से लोप हो जाएगा। अब झरो झरी, दो झर आए हैं यहां पे, दोनों का समान ही है। अब वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण है तो उसमें पूर्व वाले का विकल्प से लोप हो जाएगा, अर्थात पहले वाले का। अब झर झर है तो झर का जो अंतिम झर है, दूसरा झर है, वो बचा रहेगा और पहले वाला झर खत्म हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विकल्प से एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब इस सूत्र का कार्य अग्रिम सूत्रों के उदाहरणों की सिद्धियों में भी आपको दर्शाया जाएगा, प्रक्रिया में देखें, ठीक है। आगे हम हल संधि के अगले भेद के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम तरत्व संधि जिसको बोलते हैं, खरी चय से जो प्रारंभ होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।